गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं आपको आरएल सीरीज विद डीसी सोर्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उसके दो पार्ट थे, एक था ग्रोथ ऑफ करंट और सेकेंड पार्ट था डीके ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था, पूरे एनालिसिस ग्राफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था, डेरिवेशंस बताए थे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डीके ऑफ करंट। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर्किट में करंट का डीके क्यों होगा। मैं इसको एक फिलॉसफी से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसे आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं इसका डेरिवेशन देता हूँ। तो बच्चों, मेरा टॉपिक है डीके ऑफ करंट, ध्यान से देखना। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया कि ये जो रोटरी स्विच है ये टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है और बैटरी आपके सर्किट में कनेक्ट हो चुकी है और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर चुकी है। इसमें करंट ग्रो कर रही थी और करंट ग्रो करते करते टी इक्वल्स इन्फिनिटी पे कांस्टेंट हो गई थी। जब करंट कांस्टेंट हो गई थी तो एक स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया था और इसमें कांस्टेंट करंट की वैल्यू E/R था। करंट इसमें कांस्टेंट हो चुकी थी, स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो चुका था। तभी मैंने क्या किया, अचानक से स्विच को 1 से घुमा के टर्मिनल 2 पे कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं टर्मिनल 2 पे कनेक्ट करता हूँ, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है और बैटरी वर्क कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी इस सर्किट में करंट बहती रहती है। करंट बहने की वजह क्या है? बैटरी डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी करंट इसमें क्यों सर्कुलेट होती है? क्योंकि इस इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है, हाफ Li², और वो मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर हो चुका है। दैट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, होता क्या है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी करंट सर्कुलेट होने की वजह से इस रजिस्टर में जूल सिटी इफेक्ट के फार्मूले से इसमें हीट जनरेट होगा। इसके जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार रजिस्टर में हीट में कन्वर्ट होगा और हीट एटमॉस्फेयर में रेडिएट होगा, डिसिपेट होगा। तो जब हीट में कन्वर्जन होने लगेगा तो इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। बच्चों, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला होता है हाफ Li²। जब यू डिक्रीज होगा तो करंट को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, वो इसमें कंटिन्यूसली हीट में कन्वर्ट होती है और ऑन अकाउंट ऑफ विच जो इसमें करंट है वो लगातार इस सर्किट में डिक्रीज होगी। डायरेक्शन वही रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वही रहेगा और इसमें करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते होते टी इक्वल्स इन्फिनिटी टाइम पर ये करंट ज़ीरो हो जाती है। बच्चों, जब इसमें करंट ज़ीरो हो जाती है तो इसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। सर्किट के अंदर अब कोई इसमें एनर्जी नहीं बचेगी, जो भी एनर्जी स्टोर थी वो ज़ीरो हो चुकी है। बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि रजिस्टर में कोई एनर्जी स्टोर होती नहीं, जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो इस इंडक्टर में होती है। और जब करंट ज़ीरो हो जाती है तो इसके स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और इसमें कोई एनर्जी स्टोर होती नहीं, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है और फिर इसमें स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है। बच्चों, फिलॉसफी ये है कि कोई भी सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है नेचुरली, उससे उस सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। तो बच्चों, इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंडक्टर में स्टोर्ड होता है और रजिस्टर में कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं। तो ये इंडक्टर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरल फिनोमिनन की वजह से मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और मिनिमाइज वो तभी होगी जब करंट का डिके होगा, करंट डिक्रीज होगी। ये मेन वजह होता है
कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, सिर्फ आर और एल सीरीज़ में बचते हैं इस सर्किट में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होनी शुरू हो जाती है और वो करंट डिके होने लगता है और इसके स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का लगातार हीट एनर्जी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है और इनफाइनाइट टाइम गुजर जाने के बाद इस सर्किट में करंट घट के ज़ीरो हो जाती है। एवरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाता है। मैं इसको फार्मूले डिराइव करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, मैंने इसमें एजम्पशन लिया है कि जिस वक्त मैंने स्विच को टर्मिनल 2 से कनेक्ट किया है, उसी वक्त एक न्यू स्टॉप वॉच स्विच ऑन किया है, उसका रीडिंग जीरो था। आई मीन एट टी इक्वल्स जीरो इसमें करंट उस वक्त तो मैक्सिमम हो चुकी थी, वो करंट मैक्सिमम बनी रहेगी, उसको घटने में टाइम लगेगा। वो मैक्सिमम क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जब करंट डिक्रीज होना चाहेगी तो इस इंडक्टर के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, आई मीन शुरू में स्ट्रांगली अपोज करेगा और करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, तो करंट की इनिशियल वैल्यू ई बाई आर के बराबर ही होगी। तो माना जाएगा कि आर टी इक्वल्स जीरो जब मैंने स्विच को टर्मिनल 2 पे कनेक्ट किया, उस वक्त करंट आई का इनिशियल वैल्यू ई बाई आर था। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें जो ईएमएफ होता है उसकी अपोजिंग इंटेंसिटी वीक पड़ने लगती है और करंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इसके ईएमएफ की अपोजिंग इंटेंसिटी वीक पड़ने लगती है और करंट डिक्रीज होने लगती है और डिक्रीज होते होते फाइनली करंट इसमें जीरो हो जाती है। तो बच्चों, इसमें बाउंड्री कंडीशन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, इसमें बाउंड्री कंडीशन क्रिएट होगा कि आर टी इक्वल्स जीरो, आई इक्वल सी बाई आर, आई मीन इक्वल टू पीक वैल्यू, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इक्वल्स टी, आई इक्वल्स आई, टाइम टी वेरिएबल होता है, करंट भी वेरिएबल हो चुकी है और डिक्रीज होने लगेगी। तो टी इक्वल्स टी पे लिमिट होगी आई इक्वल्स वाई और डिराइव करूँगा तो डिक्रीजिंग करंट का ग्राफ ऐसे मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड और उसका इनिशियल वैल्यू आई नॉट आई मीन ई बाई आर। तो डेरिवेशंस देखिए बच्चों, हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेशन। यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप ABCDA and moving clockwise we have VA minus IR minus LDI by DT equals VA। बच्चों, इक्वेशन कैसे बना मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। लूप लेना होगा ABCDA, ये जो सर्किटल लूप है, सर्किटल लूप ABCDA, टर्मिनल ए से स्टार्ट करूँगा, क्लॉकवाइज मूव करूँगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रखा हूँ कि जिस पॉइंट से मूव करते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल VA लिखा जाएगा, फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस IR होता है, फिर इंडक्टर में भी करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करने पर माइनस LDI/dt होता है, मैं सिखा चुका हूँ। करंट के डायरेक्शन में मूव करने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो वो हो जाएगा माइनस LDI/dt। LDI/dt फाइनाइट होगा क्योंकि आई वेरिएबल हो चुकी है, माइनस LDI/dt हो गया, देन नथिंग 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 नथिंग, देन स्टॉप एट ए इक्वल टू VA। इस तरह से मैंने वो इक्वेशन यहाँ से सर्किट से बनाया बच्चों। और इस बार इस सर्किट में बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इसका कोई रोल नहीं होगा, बैटरी के रास्ते से आपको गुजरना भी नहीं है, जो क्लोज सर्किट है उसी पाथ को फॉलो करना होगा। किस तरह से मैंने वो किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करके उस इक्वेशन को क्रिएट किया है। तो उसके बाद बच्चों, इस इक्वेशन में क्या होगा कि VA को राइट ट्रांसफर करोगे तो VA माइनस VA कैंसिल आउट होकर जीरो है। फिर इसको एक साइड में रखो, जैसे राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस LDI/dt होगा, फिर एक टर्म बचेगा माइनस IR। तो बच्चों, यहाँ से इक्वेशन बनता है LDI/dt इक्वल्स माइनस IR, दैट इज DI/dt इक्वल्स माइनस RDT/L। उसको मैंने फिर से रिपीट किया, DI/I इक्वल्स माइनस RDT/L, फिर बोथ साइड को इंटीग्रेट किया। टाइम t का लोअर लिमिट ज़ीरो, उस वक्त करेंट I का लोअर लिमिट E/R,
फिर टाइम टी का अपर लिमिट टी, करंट आई का अपर लिमिट आई। बच्चों डी आई बाई आई का इंटीग्रल लेना होगा, तो डी आई बाई आई का इंटीग्रल होगा एल एन आई हमें लॉग आई टू द बेस ई। कैलकुलस में जो इस इंटीग्रल का सोल्यूशन होता है उसमें जो एल एन नेचुरल लॉग यूज होता है उसका बेस स्मॉल ही होता है। तो एल एन आई फिर लिमिट यहाँ पे लिख डाला। आपके सर्किट में आर और एल कांस्टेंट होंगे, माइनस आर बाई एल को आउटसाइड ले लो, डी टी का इंटीग्रल टी होगा उसको ब्रैकेट में लिखो, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख डालो। बच्चों सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं तो होगा एल एन आई, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट, फिर एल एन ई बाई आर, फिर लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला एल एन आई अपॉन ई बाई आर टू द बेस सी। राइट हैंड साइड में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे आएगा टी माइनस जीरो, दैट इज ओनली टी, बचेगा माइनस आर टी बाई एल, माइनस आर टी बाई एल। फिर बच्चों आप एंटी लॉग कैसे लेते हो, ये जो लॉग का बेस होता है मीन स्मॉल ई, उस पे इस क्वांटिटी को पावर एच कर देते हो और उसको इस नंबर से इक्वेट कर देते हो। वही मैंने किया है, आई अपॉन ई बाई आर इक्वल सी रेज़ टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। फिर ई बाई आर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गिविंग यू द फॉर्मूला आई इक्वल सी बाई आर इंटू स्मॉल ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। बच्चों ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो टी इक्वल जीरो पर आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो हो जाएगी बाई आर। इसका बाई नॉट सिंबल दे सकते हो, टी इक्वल जीरो रखोगे तो ई पावर जीरो वन आएगा, आई की इनिशियल वैल्यू ई बाई आर दैट इज आई नॉट। आर को पलट के नीचे लाओगे तो नीचे आने के बाद एल बाई आर को टाउ लिख सकते हो। फिर तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर आई नॉट इज ई बाई आर that is peak value of current, and tau equals L by R, already known as inductive time constant. Note, IT graph will be exponentially decreasing as shown in the above graph. बच्चों ग्राफ में मैं दिखा चुका हूँ किस बार जो करेंट होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगी, डेरिवेशन आपने देख लिया। टी इक्वल जीरो पर आई की इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट इज ई बाई आर, टी इक्वल्स इन्फिनिटी पर आई की फाइनल वैल्यू जीरो होगी। जब करंट घटते घटते जीरो हो जाती है तो आपके सर्किट में स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, और जीरो से इन्फिनिटी तक का जो स्टेट होता है इसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं और एनालिसिस को ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। बच्चों करंट का डेरिवेशन में दे दिया, यही डेरिवेशन और यही इक्वेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन और जो आगे फॉर्मूले मिलने वाले हैं जिनको मैं डिराइव करूँगा, ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा, वो सब कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको भी सीखना ज़रूरी होता है। लेकिन बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मूले तक लिमिटेड होगा। इसके बाद होगा बच्चों स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, आपके सर्किट में जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। एट टी इक्वल्स टी करंट आई इक्वल्स आई, सो इंस्टेंटेनियस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर। मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ किस फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी केवल आप फार्मूले से काम चला लो, तो जैसे जैसे आई डिक्रीज होगी यू का वैल्यू डिक्रीज होगा। करंट आई का जो फार्मूला है उसको यहाँ पे पुट कर डालो, फिर स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बाहर निकालो, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। बच्चों अल्टीमेटली यू का फॉर्मूला मिलता है हाफ एल ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन टी पावर माइनस टू टी बाई टाउ। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यू का पीक वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, इसको यू नॉट सिंबल दे दो तो ये फॉर्मूला बन गया यू नॉट इन टू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। फिजिकल मैथमेटिक्स में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये फंक्शन जो माइनस लगा है टाइम टी के रिस्पेक्ट में, ये स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आता है और टी इक्वल जीरो पी पावर जीरो वन हो जाता है, तो यू की इनिशियल वैल्यू यू नॉट के बराबर होती है। तो इस ग्राफ में इनिशियल वैल्यू यू नॉट दिखाया हुआ है, फिर ये फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा
और इनफाइनाइट टाइम गुजरने पर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। बच्चों जब आप t को इन्फिनिटी लिखोगे तो यहाँ मिलता है e पावर माइनस इन्फिनिटी, और e पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, इसलिए u की फाइनल वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, फिर स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों फार्मूला हो गया स्टोर्ड एनर्जी का, और ये उसका ग्राफ हो गया। यू नॉट को आप कैसे डिफाइन करोगे? हियर यू नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, और ये बुक पब्लिश हो चुकी है जिसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे चुका हूँ। ये ई बुक और प्रिंट बुक दो फॉर्मेट में पब्लिश हुई है। जो ई बुक है वो अमेज़ॉन किंडल स्टोर पे पब्लिश हुई है, उसका लिंक मैंने शेयर किया था। जो प्रिंट बुक है वो notionpress.com पे पब्लिश हुई है, उसका भी लिंक मैंने शेयर किया था। तो अगर आप चाहो तो रिवीजन करने के लिए एक कॉपी ऑर्डर कर सकती हो, अपने टेबल पे रख सकती हो, या अगर आप ई बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो उसको आप ऑर्डर या सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हो, जो लिंक मैंने आपको शेयर किया था। तो ये बुक मार्केट में आ चुकी है और मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। कुछ अभी इसमें पढ़ाना बाकी है जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मगर ये बुक अवेलेबल है। बच्चों नेक्स्ट क्वांटिटी होगा इंडक्टिव वोल्टेज VL। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वोल्टेज का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीनिंग तो यही होता है। तो VL T इक्वल्स T पर जो VL को आप डिफाइन करोगे, सिर्फ LdI/dt डिफाइन नहीं करोगे, इस बार माइनस भी लगाओगे। बच्चों इस बार क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रही है। जब करंट डिक्रीज हो रही है तो DI का साइन नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव को ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। DI नेगेटिव होगा, उसको ये पॉजिटिव बनाएगा, इसलिए माइनस लिखा गया है। लेकिन पिछले एपिसोड में जब मैं आपको ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ाया था तो वहाँ माइनस यूज नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे करंट ग्रो कर रही थी तो DI का साइन पॉजिटिव था। और ये मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हूँ कि फिजिक्स में जो dt होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव, क्योंकि जो t होता है वो रीडिंग ऑफ स्टॉप वॉच होता है, और स्टॉप वॉच की रीडिंग लगातार बढ़ती है स्विच ऑन करने के बाद, कभी घटती नहीं। तो dt का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों इस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस में बताया कि इस बार माइनस क्यों लगा है। माइनस L dt ऑफ आई का फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखा, E/R कांस्टेंट है, बाहर निकाला, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल आएगा, और चेन रूल डिटेल में अप्लाई करोगे तो सिखा चुका हूँ कि स्मॉल t वेरिएबल का जो ये कोफिशिएंट है, आई मीन कांस्टेंट, पहले वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है, फिर उसका फॉर्मूला e⁻⁻RT/L आता है। बच्चों -R/L को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L और L कैंसिल आउट होगा, R से R कैंसिल आउट होगा, सिर्फ EMF बचेगा। तो यहाँ पे VL का फॉर्मूला आता है EMF इंटू e⁻⁻RT/L। R को पलट के नीचे ले आओ तो नीचे आके वो L/R होगा, और L/R टाउ होगा। बच्चों VL का फाइनली फार्मूला मिलता है EMF इंटू e⁻⁻T/टाउ। तो आप समझ सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ये स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड होगा, और t इक्वल 0 पुट करोगे t⁻0 1 होगा, VL की वैल्यू EMF के बराबर होगा। तो t इक्वल 0 पर VL की इनिशियल वैल्यू EMF दिखाई गई है। फिर ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, कॉनकेव अपसाइड है। जब यहाँ t को प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे आ गई पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो VL की फाइनल वैल्यू 0 हो जाती है। जब VL 0 हो जाएगा तो आपके सर्किट में स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। Since voltage is the magnitude of potential difference, hence we are using negative sign in the expression VL equals -LdI/dt। बच्चों ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं
ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये एक्सप्लेनेशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप जो टेक्स्ट बुक स्कूल लेवल पे पढ़ते हो उसमें ये फाइन कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातों को कोई नहीं बताता, कोई लिखता भी नहीं। इन कॉम्पिटिशन्स में इन सब चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मुझे अपनी बुक में इसको लिखना पड़ा है, और मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ तो समझा देता हूँ। यही फ़र्क होगा आपके टेक्स्ट बुक और मेरी बुक में। आपकी बुक में ये सब डेरिवेशन भी नहीं होंगे, आपकी बुक में सिर्फ करेंट आई का डेरिवेशन होगा, ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी बुक में ये सब कुछ मिलेगा जो जेई एडवांस लेवल, ओलंपियाड लेवल तक पूछा जाता है। यही फ़र्क है मेरी बुक और आपकी बुक में, इसलिए मेरी बुक रिच है, पेजेस ज़्यादा हैं। अब सोचो ये सिंगल चैप्टर की बुक है और ये 242 पेज में राइट करी गई है, 242 पेज में लिखी गई है और सिंगल चैप्टर है। आपकी टेक्स्ट बुक इस चैप्टर को 242 पेज में कभी नहीं बताएगा, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक सस्ती होती है और मेरी जो बुक्स है वो कॉस्टली होती है। लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए इतना पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। इसका चीप मोड ये होगा कि इसका जो ई बुक फॉर्मेट है उसको अमेज़ॉन किंडल पे सब्सक्राइब कर लो, वो सबसे सस्ता होगा। सब्सक्राइब करोगे तो एक महीने का 169 रुपीज़ लगता है, 169 एक्स 69 रुपये, और अमेज़ॉन किंडल स्टोर से कोई भी 10 किताबें डाउनलोड करके अनलिमिटेड टाइम के लिए अपनी लाइब्रेरी में आप रख सकती हो। तो बच्चों देखो, मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी होगा रेजिस्टिव वोल्टेज वी आर एट टी इक्वल्स टी, magnitude of potential difference across resistor is VR and according to Ohm's law this is written as IR। बच्चों I का फॉर्मूला मैंने लिख डाला, उसको R से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर R को R से कैंसिल आउट करा दिया, तो VR का फॉर्मूला मिलता है EMF इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों ये फॉर्मूला डिटो वही है जो VL का फॉर्मूला था, जिसका ग्राफ भी डिटो वैसे ही होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड and initial value of VR is EMF and steady value of VR is 0। इनफाइनाइट टाइम बाद ही घटते घटते 0 होगा, फिर वहाँ से स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। बच्चों ऊपर जो मैंने फार्मूले दिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ नोट लिखा हूँ कि UT, VRT and VLT graph will be exponentially decreasing as shown above and on the previous page। ये मैंने नोट लिखा है क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो इस स्टेटमेंट को इसी तरह से लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको पता रहेगा तो आप टिक मार सकती हो। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पावर पे होते हैं, रेट पे। देखो पावर डिसिपेटेड सिंबल PD पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एट एनी मोमेंट T इक्वल्स T, पावर डिसिपेटेड इज डिफाइंड एज rate of production of heat in the resistor dH/dt, और उसका ओरिजिनल फार्मूला था जूल सेटिंग इफेक्ट में आपको पढ़ाया हूँ I²R, और ये फार्मूला हर तरह के रजिस्टर पे वैलिड होता है, ओमिक और नॉन ओमिक हर तरह के रजिस्टर पे फार्मूला वैलिड होता है I²R। बच्चों आई का फार्मूला आप डिराइव कर चुके हो, उसको पुट कर डालो, फिर स्क्वायर करके R से मल्टीप्लाई कर डालो, R² को R से कैंसिल कराओ, डिनोमिनेटर में R आएगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर आएगा, और ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ मिलता है पावर माइनस 2t बाई टाउ, और ये मैक्सिमम क्वांटिटी होगा इनिशियल वैल्यू, तो इसको P0 सिंबल दे दो, P² बाई R इज P0। तो PD का फॉर्मूला आता है P0 इंटू ई पावर माइनस 2t बाई टाउ, वेयर P0 इज स्क्वायर बाई R नोन एज पीक वैल्यू ऑफ द पावर डिसिपेटेड। बच्चों आप समझ सकते हो कि यह प्योर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ तो इसका डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आता ही आता है। इनिशियल वैल्यू इसका स्क्वायर बाई R होगा। देन योर नेक्स्ट क्वांटिटी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी दैट इज माइनस du/dt। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में जो रेट होता है
रेट को एक पॉजिटिव क्वांटिटी माना गया है। तो जब भी रेट का फॉर्मूला डिज़ाइन होगा, डेवलप होगा, उसको पॉजिटिव बना के डेवलप होगा। जब जब ये बात फिजिक्स में आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ये पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको माइनस डी बाई डी टी डिफाइन करा गया है एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी। बच्चों अभी आपने देखा कि सर्किट में पोटेंशियल एनर्जी यू डिक्रीज हो रहा था। तो जब यू डिक्रीज हो रहा था तो मैथमेटिकली डी यू का साइन नेगेटिव आएगा और उस नेगेटिव को ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि डी टी हमेशा पॉजिटिव होता है और रेट फिजिक्स में पॉजिटिव क्वांटिटी माना जाता है। इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है। फिर माइनस डी डी टी ऑफ यू, यू का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल कांस्टेंट होगा, बाहर निकालो। आई स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, चेन रूल लगाओ। तो पहले आई स्क्वायर का आई के रिस्पेक्ट में लिखोगे 2i, फिर इंटू डी आई बाई डी टी लिखोगे। 2 को 2 से कैंसिल करा दो, माइनस एल डी आई बाई डी टी को एक ब्रैकेट में लिख डालो और आई को बाहर निकाल दो। माइनस एल डी आई बाई डी टी को अभी अभी आप पढ़ चुके हो कि इंडक्टिव वोल्टेज वी एल बोलते हैं। तो माइनस डी बाई डी टी का फॉर्मूला बन गया वी एल इंटू आई। वी एल का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो, दिस वाज ई एम एफ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और आई की वैल्यू ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। इज इट? फिर बच्चों ई बाई आर को ई में मल्टीप्लाई करो, दिस विल कम आउट टी स्क्वायर बाई आर। फिर एक्सपोनेंशियल के दो टर्म आइडेंटिकल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तब ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ, और ये इनिशियल पीक वैल्यू कहलाएगा। इसको पी नॉट सिंबल दे दो, तो माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू आती है पी नॉट इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। बच्चों आप देख सकते हो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है और t इक्वल 0 पर p की वैल्यू पी नॉट आएगी। आई मीन माइनस डी बाई डी टी का इनिशियल वैल्यू ई स्क्वायर बाई आर दैट इज पी नॉट आएगा। फिर ये डिक्रीज होगा कॉनकेव अपसाइड, और जब t को इन्फिनिटी राइट करोगे तो यहाँ ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा और ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो स्टेडी वैल्यू इस रेट का घट के 0 हो जाएगा, वहाँ से स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश होगा। फिर पी नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ माइनस डी बाई डी टी, मैंने कमेंट लिख दिया है। फिर मैंने नोट लिखा है द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड सो फार विल बी गिवन इन एडवांस सीरीज। बच्चों मैं एडवांस सीरीज का राइटअप प्रिपेयर करना शुरू कर दिया हूँ, उसमें जितने भी फार्मूले मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ उन सभी फार्मूले का ग्राफिकल एनालिसिस मैं एडवांस सीरीज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो कि मैं फिजिकल मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। आई मीन कोई फंक्शन, कोई ग्राफ क्यों डिक्रीजिंग होता है, कोई ग्राफ कब कॉन्वेक्स अपसाइड दिखता है और कब कॉनकेव अपसाइड दिखता है, इसके जो थ्योरी है यानी कि फार्मूलाज हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं फिजिकल मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा अपने एडवांस सीरीज़ में। एडवांस सीरीज इसीलिए इसको एडवांस बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल मैं अभी आपको समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समरी लर्न कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए फिजिक्स को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए विथ ऑल डेरिवेशंस, तब आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप हैप्पी रहोगे। और कोई इनोवेटिव क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप उसे खुद से कर ले जाओगे, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहता है तो इनोवेटिव क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, आप सोच ही नहीं पाते हो। बच्चों इसीलिए जेई एडवांस थोड़ा टफ होता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बुक का एडवांस सीरीज लिख रहा हूँ। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब करंट का डीके स्टार्ट होता है तो इस सर्किट में भी एनर्जी कंजर्व होती है। कैसे होती है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ।
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, आप इसको सोच कर लिखिए, द डिक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स वेरी स्मॉल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर। बच्चों आपने ऊपर सर्किट देखा, उसमें केवल दो कंपोनेंट थे, एक इंडक्टर था और एक रजिस्टर था। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी और इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी और रजिस्टर में हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी। इज इट? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखोगे? माइनस डी यू, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया हूँ ताकि ये मैग्नीट्यूड हो जाए, और डी एस तो पॉजिटिव ही है क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब बढ़ेगी, तो डी एस तो पॉजिटिव ही रहता है। यानी कि जितनी मैग्नीट्यूड यू का घटेगा उतना ही मैग्नीट्यूड हीट का प्रोड्यूस होगा। ऐसा आपको भी सोच के लग रहा होगा। इज इट? तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट हो गया। फॉर्मूले से वेरीफाई करके दिखाता हूँ। दैट इज इन अ गिवन टाइम इंटरवल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन एल मस्ट बी इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन आर। बच्चों जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल पॉजिटिव स्केलर dt से डिवाइड करने पर भी इक्वल होंगे, ये इक्वालिटी बनी रहेगी। बट डी एच बार डी टी को आप पावर डिसिपेटेड भी बोलते हो, तो मैंने लिख डाला माइनस डी बार डी टी इक्वल्स पी डी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ माइनस डी बाई डी टी एंड पी डी। बच्चों थोड़ी देर पहले ये फार्मूला मैंने डिराइव किया था। माइनस डी बाई डी टी का फार्मूला था ये स्क्वायर बाई आर इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ, और पी डी का भी फार्मूला था ये स्क्वायर बाई आर इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ, और ये दोनों फार्मूला एग्जैक्टली इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। बच्चों में एजम्पशन लेकर चला था कि सर्किट में एनर्जी कंजर्व होगी, और मैंने डिराइव करके फार्मूले से दिखाया कि सचमुच का ये दोनों इक्वल ही होगा। मतलब मेरा एजम्पशन ट्रू है, एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। इट मीन्स वॉट? एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरीफाइड। बच्चों ये सब चीज़ें आपको समझाया जा रहा है क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पे आपको काम आएगा। वहाँ पे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कई तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के किसी भी टॉपिक का एवरी फिनोमिनन आपको बहुत ठीक से समझ में आना जरूरी है, इसलिए इतनी एनालिसिस मैं आपको सिखा रहा हूँ। बच्चों फिर नेक्स्ट सेटिंग होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट। ड्यूरिंग द डीके ऑफ करंट at t equals infinity, the values of current I, inductive voltage VL, resistive voltage VR, inductive potential energy UL, minus du by dt, power dissipated PD, become fixed or constant. Hence, steady state is established because nothing remains variable. बच्चों में हर डेरिवेशन के बाद ये समझाया कि इनफाइनाइट टाइम के बाद ये सारी क्वांटिटीज या तो कांस्टेंट हो जाती हैं या तो जीरो हो जाती हैं। जीरो भी एक तरह का कांस्टेंट ही होता है, कुछ भी वेरिएबल नहीं बचता। जब सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती हैं वहाँ से स्टेडी स्टेट शुरू होता है। आई मीन इनफाइनाइट टाइम गुजर जाने के बाद, लॉन्ग टाइम गुजर जाने के बाद आपके सर्किट में स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एलसी सीरीज विद डीसी सोर्स। प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है ये कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, ये दोनों सीरीज में लगे होंगे, और एक डीसी सोर्स भी सीरीज में होगा। आई मीन एक बैटरी लगी होगी। तो इस टॉपिक के भी दो पार्ट होंगे,
फर्स्ट पार्ट होगा एलसी ऑसिलेशन विद बैटरी, सेकेंड पार्ट होगा एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। बच्चों शुरू में मैं बैटरी इसमें कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑसिलेशन टर्म इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि सर्किट में कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा, चार्ज डिपॉजिट होगा, उसके फॉर्मूले से पता चलेगा कि वो इनफाइनाइट टाइम के बाद कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। आई मीन इस सर्किट में कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो साइन या कोसाइन फंक्शन पे ऑसिलेट कर रहा होगा। इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेशन चलता रहेगा। जब ऑसिलेट होगा तो वेरिएबल होगा, कभी कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑसिलेशन टर्म इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑसिलेट होगा, साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन। सिमिलरली बच्चों जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर से गुजरने वाली जो करंट होगी वो भी साइन या कोसाइन फंक्शन पे ऑसिलेट होगा, कांस्टेंट कभी नहीं होगा। आई मीन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट होते हैं, कांस्टेंट नहीं हो पाते, इसलिए स्टेडी स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होता। एलसी ऑसिलेशन विद बैटरी एंड एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी, इसके दो पार्ट होंगे। दोनों ही पार्ट में ऑसिलेशन ही होगा, स्टेडी स्टेट जैसा कुछ भी नहीं होगा। इसके डेरिवेशंस और ग्राफ की जो मैं एनालिसिस करूंगा बच्चों, उसके हर पार्ट से कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसको सीखना बहुत जरूरी होगा। तो फिर अगले एपिसोड में मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।